कवि तो थी ही इस इंतज़ार में कि कब मोशी कबूतरी जाए और वो जाकर उसका अंडा उठा ले। और वो जल्दी से जाकर उसका अंडा उठाती है, फेंक देती है और खुद वहाँ से वापस चली जाती। मुझे इस अंडे से बच्चे के निकलने का इंतज़ार करना होगा। हैरान हो जाती है कि वो तो एक कबूतर का बच्चा था। मम्मा, ये तो कबूतर आंटी का बेटा है ना? इस अंडे को तो आपने फेंक नहीं दिया था, फिर ये बच कैसे गया? मम्मा, मम्मा। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और 1-2 दिन रहकर ही आऊँगी। कभी घर भी बैठ लिया करो, हर वक्त ही आवारा घूमती रहती हो या फिर किसी न किसी परिंदे के घर फसाद डलवाती रहती हो। तुम अपना मुंह बंद ही रखा करो। तुम्हें तो मौका चाहिए होता है मेरे पीछे पड़ने का। हर वक्त कुछ न कुछ कहते ही रहते हो। अगर मैं आवारा फिरती हूँ तो अच्छा करती हूँ। तुम्हारी तरह हर वक्त आलसी में पड़ी तो नहीं रहती ना। अब मैं जा रही हूँ। चलो बेटा जग्गू। और ऐसे कवि अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। सलाम माँ, कैसी हो? वालेकुम सलाम बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कभी अपने घर में भी बैठ जाया करो और अपने शौहर कालू कौवे को भी वक्त दिया करो, उसकी खिदमत किया करो। माँ, तुम भी हर वक्त कालू कौवे की तरह मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। तुमसे मिलने के लिए जी करता है, इसलिए आ जाया करती हूँ। माँ, मुझे तुम्हारी याद आती है। अच्छा, अब जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। बेटा, तुम्हारी छोटी बहन की शादी के बाद मैं तो अपने लिए दाना बहुत मुश्किल से ढूंढती हूँ। अब तुम दोनों के लिए दाना कैसे ढूंढ के लाऊं मैं? अच्छा चलो, अब अगर तुम आ ही गए हो तो बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। वो कवि दरअसल अपनी माँ से मिलने कम और दूसरे परिंदों की ज़िंदगी में अमल दखल देने ज़्यादा आती थी। वो जब भी आती तो जाते हुए किसी न किसी परिंदे के घर फसाद डलवा कर जाती। जाओ बेटा जग्गू, खेल आओ। और हाँ, अगर तुम्हें किसी ने डांटा इस दफ़ा तो मुझे बताना। देखना मैं कैसे सबक सिखाती हूँ उसे। ये सारा जंगल हमारा अपना ही है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हाँ, ये सामने कबूतर का अंडा पड़ा है, मैं ऐसे ही खा लेता हूँ। वाह, मज़ा आ गया। और जग्गू ऐसा कहते हुए कबूतर के घोंसले में चला जाता है। जग्गू जैसे ही अंडे को खाने लगता है, प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऊपर से मम्मा कबूतर आ जाती है। जग्गू के बच्चे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। और फिर मम्मा कबूतर जग्गू को 2-3 चोंचे मारती है और वहाँ से भगा देती है। मम्मा, मम्मा। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? और ये तुम्हें किसने मारा है? और फिर जग्गू अपनी माँ को सारी बात बताता है। इस कबूतर मम्मा की इतनी हिम्मत, मैं अभी पूछती हूँ इसको। उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी मैं। बेटा, तुम अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती हो? अच्छा माँ, अब मैं समझाऊंगी। वो कवि ऐसे ही अपनी माँ से ऊपर ऊपर से कह देती है, लेकिन असल में तो उसके सीने में बदले की आग जल रही थी और वो तरकीबें सोचने लगती है, वो कैसे मूशी कबूतरी को सबक सिखाए। फिर उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। हाँ, जैसे इसने मेरे बच्चे को मारा है, मैं भी ऐसे ही इसके अंडे को तोड़कर इससे बदला लूँगी। और फिर वो कवि सीधा मूशी कबूतरी के पास पहुंच जाती है। वो मैं तुमसे जग्गू की तरफ से माफ़ी मांगने आई थी। उसने मुझे सब बताया। मैंने उसकी खूब पिटाई की है। अब आइंदा वो कभी ऐसा नहीं करेगा। और ऐसे कहकर वो कवि वहाँ से चली जाती है। मूशी कबूतरी हैरान थी कि आखिर कवि को हो क्या गया है। और फिर मूशी कबूतरी दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। और कवि तो थी ही इस इंतज़ार में कि कब मूशी कबूतरी जाए और वो जाकर उसका अंडा उठा ले। और वो जल्दी से जाकर उसका अंडा उठाती है और ले जाकर जंगल से बाहर वाली साइड पर, जो रास्ता दोनों जंगलों
परेशान होता है वहाँ पर अंडा फेंक देती है और खुद वहाँ से वापस चली जाती है, लेकिन अंडा घास पर गिर जाता है और टूटने से बच जाता है। दूसरी तरफ मूशी कबूतरी जब दाना लेकर वापस आती है तो वो अपना अंडा घोंसले में ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। हाय हाय, मेरा अंडा किसने उठा लिया है। और उसकी आहोजारी सुनकर जंगल के तमाम परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ है कबूतर बहन, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? और फिर वो सारी बात उन परिंदों को बता देती है। हमारे जंगल में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ये तो बहुत हैरान कुन बात है। और फिर तमाम परिंदे मूशी कबूतरी को हौसला देकर वहाँ से चले जाते हैं। कौवी बहुत खुश थी मूशी कबूतरी को रोता देखकर। अच्छा माँ, अब मैं भी चलती हूँ। कौवी की माँ बहुत हैरान थी कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रही है। पहले तो वो हफ्ता हफ्ता वहीं पे रहती थी और फिर ऐसे कभी वहाँ से चली जाती है। तोते भैया, आपको पता है सूखा घास कहाँ से मिलता है? मैंने अपने घोंसले की मरम्मत करनी थी। हाँ हाँ स्वीटी आपी, जहाँ पे हमारा जंगल ख़त्म होता है और दूसरा जंगल शुरू होता है वहीं पर तुम्हें सूखा घास मिल जाएगा। स्वीटी चिड़िया जब सूखा घास इकट्ठा कर रही होती है तब उसकी नज़र अंडे पे पड़ती है। ये अंडा यहाँ पर कहाँ से आया? स्वीटी चिड़िया वो अंडा देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो जल्दी से वो अंडा उठाकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। मुझे इस अंडे से बच्चे के निकलने का इंतज़ार करना होगा, तभी मुझे पता चल जाएगा कि ये बच्चा किसका है, इस जंगल के किसी परिंदे का या दूसरे जंगल के किसी परिंदे का। और ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। 2 दिन के बाद सुबह सुबह उस अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है। स्वीटी चिड़िया देखकर हैरान हो जाती है कि वो तो एक कबूतर का बच्चा था। पास में कवि का बेटा जग्गू बैठकर ये सब देख रहा था। वो जल्दी से जाकर अपनी माँ को सब बात बता देता है और वो कवि जल्दी से स्वीटी चिड़िया के घर चली जाती है। स्वीटी चिड़िया, आखिर कबूतर का बच्चा तुम्हारे घोंसले में कैसे आया? हाँ कवि बहन, मैं तो खुद परेशान हूँ कि आखिर किसी ने अपना अंडा क्यों फेंक दिया। और फिर स्वीटी चिड़िया सारी बात कवि को बता देती है कि कैसे उसे सूखे घास के तिनकों से ये अंडा मिला। वो कौवी बहुत हैरान हो जाती है कि वो अंडा बच कैसे गया। और फिर वो स्वीटी चिड़िया से कहती है, हाँ स्वीटी चिड़िया, ये तुमने बहुत नेकी का काम किया है जो इस अंडे को अपने घोंसले में रख लिया। हाँ हाँ कवि, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत परेशानी है कि कहीं किसी ने कोई शरारत ना की हो और इसकी माँ कितना तड़पती होगी इसके लिए। अरे नहीं नहीं स्वीटी, तुम आजकल की माँओं को नहीं जानती हो, आज़ाद रहना चाहती हैं। नहीं कवि, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती। मेरे दिमाग में तो यही है कि इसकी माँ बहुत परेशान होगी। और ऐसे कवि वहाँ से चली जाती है। अब उस कवि के दिमाग में एक नया शैतानी आइडिया चल रहा था। अगला प्लान तो फेल हो गया है, लेकिन मैं क्यों ना नया बनाऊं। मुझे तो ये स्वीटी चिड़िया भी अच्छी नहीं लगती। कालू, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। अभी 1 हफ्ता पहले ही तो गई थी। तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी है, इस पर इतना बोझ मत डाला करो। मैंने तुम्हें बताया है, तुमसे पूछा नहीं। और हाँ, जग्गू को घर पे छोड़कर ही जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। और फिर वो कवि जल्दी से वहाँ से चली जाती है और वो कवि सीधा मम्मा कबूतर के पास जाती है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे अंडे के बारे में कि वो अब कहाँ है? नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे पता है कि तुम्हारा अंडा कहाँ है और उससे बच्चा भी निकल आया है तो? मुझे जल्दी बचाओ, मुझे मेरे बच्चे के पास ले जाओ। चलो मेरे साथ। और ऐसे कवि कबूतरी को साथ लेकर अपने जंगल आ जाती है। पहले वो तमाम परिंदों को इकट्ठा करती है और फिर स्वीटी चिड़िया के घर आ जाती है। मैंने तुम्हारा अंडा क्यों चुराना था? मुझे तो ये अंडा दोनों जंगलों के दरमियान वाले रास्ते पर सूखे घास के तिनकों पर से मिला था। स्वीटी चिड़िया, तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन पहले ये देखना चाहती थी कि ये बच्चा किसका है, ताकि मैं इसकी मम्मा को ढूंढकर उसे दे सकूं। वो सब ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कवि का बेटा जग्गू आ जाता है। मम्मा, ये तो कबूतर आंटी का बेटा है ना?
اس انڈے کو تو آپ نے پھینکنے ہی دیا تھا، پھر یہ بچ کیسے گیا؟ اور تمام پرندے جگو کی بات سن کر کوی کے منہ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ کوی بہت پریشان ہو جاتی ہے، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پہ جا کر چھپ جائے۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتی، اور وہ ایسا ہی کرتی ہے۔ اور پھر سویٹی چڑیا مما کبوتر کو اس کا بچہ دے دیتی ہے اور وہ خوشی خوشی اپنے جنگل واپس لوٹ جاتی ہے۔